गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग ये चैप्टर जो आप लोगों का थर्ड चल रहा था, उस थर्ड चैप्टर के सेकंड वीडियो तैयार कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बता भी दिया था बहुत अच्छे से कि हम लोगों के इस चैप्टर में से कौन कौन से पार्ट कट गए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय विकास यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के बदलते स्वरूप को कटवा दिया था, साथ में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं कटवाया था, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया था बेटा कि योजना आयोग भले ही कट गया हमारे यहाँ से, लेकिन योजना आयोग की दो सह संस्थाएं, एक आप लोगों का राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये पोर्शन और एक नीति आयोग, ये दोनों आप लोगों का इसके साथ जुड़ गया है। तो इस वाली वीडियो में बेटा हम लोग इसी को बनाकर इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय विकास परिषद या NDC होता क्या है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये सुनो कि जो NDC है इसका किसी भी एंगल से हमारे संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इस तरह की कोई काउंसिल हमारे लिए काम करती है, ठीक है। ये आपकी योजना आयोग का एक सह संस्था के रूप में काम कर रही है बस, ठीक है। यानी योजना आयोग में जब योजनाएं तैयार हो जाती हैं तो उन योजनाओं को राज्य तक पहुंचाना और राज्य तक पहुंचाकर उस योजना को कार्यान्वित करवाना, इसके अलावा जो समय जो हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए उस योजना के लिए प्रॉपर ब्लूप्रिंट की तैयारी करवाना, ठीक है। और जब चल रही हो योजना आयोग के योजनाएं तो बीच बीच में उसे चेक करते रहना कि जिस उद्देश्य के लिए हमने इसको शुरू किया था क्या वो उद्देश्य हमारा धीरे धीरे करके प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बेटा जो तुम्हारी राष्ट्रीय विकास परिषद है यानी ये कहो कि योजनाओं को पूरी तरीके से लागू कराकर क्रियान्वित करवाने का काम, प्रत्येक राज्य तक पहुंचाने का काम हमारी NDC ही करती है, ठीक है। तो शुरू करते बेटा हम लोग इसके बारे में। जो मैंने आप लोगों को बोला है डिटो यही चीजें हैं, बहुत ईजी है ये, ठीक। तो योजना आयोग की सह संस्था के रूप में काम करती है ये, ठीक है। पहली बात बता दी। दूसरी भी बात आप लोगों को बता दी कि इसका जो देश का जो उस वक्त का पदेन प्रधानमंत्री है यानी जो उस वक्त पद पर बैठा है, जो उस वक्त पद पर पदेन प्रधानमंत्री बैठा है यानी जो जिस समय की बात हो रही हो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठा है वो पदेन प्रधानमंत्री कहलाता है। तो जो पदेन प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं, मैं कहूंगी 1952 में क्या था, तो भाई सीधी सी बात है उस वक्त हमारे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे, तो वो भी जो पदेन प्रधानमंत्री था वो योजना आयोग का अध्यक्ष था, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं कि NDC का पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष है आज 2020 में, तो इसके लिए ये बोलेगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो आज के पदेन प्रधानमंत्री हमारे, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा ये जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये योजना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है यानी योजना किस तरीके से बननी चाहिए, कितने रिसोर्सेज कहाँ खर्च होने चाहिए, कौन से क्षेत्र में कितना विकास हमें किस लेवल तक देना है, यानी योजना बनने से पहले जो प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, जैसे क्वेश्चन पेपर बनने से पहले ब्लूप्रिंट बन के आता है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन बाहर निकल के आने हैं, डिट्टो इसी तरीके से योजनाओं का अगर ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी है तो वो सिर्फ और सिर्फ NDC के कंधों पर ही है, ठीक है। इसके बाद है ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंतिम स्वीकृति योजना को देना कि हाँ भाई हम लोग इस योजना को इस एंगल से इस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो जो अंतिम स्वीकृति है उस पर भी आप लोगों की NDC ही हस्ताक्षर करेगी, ठीक है। इसके बाद होता है बेटा ये जो आप लोगों की NDC है ये संविधानेतर निकाय है या संविधानेतर और सलाहकारी निकाय है।
संविधानेतर मीन्स इसके बारे में कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसको योजना आयोग ने अपने कार्यों को प्रभावशाली तरीके से कराने के लिए इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। इसके बाद है कि भाई हमें जब जरूरत है ही नहीं, हमारे संविधान में भी नहीं है, तो फिर भी हमने इसको क्यों बनाया। तो ये जो क्यों शब्द है इसका आंसर आएगा यहाँ से क्यों, क्योंकि राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। अब यहाँ बात सुनो भाई, आपके योजना आयोग को अगर किसी भी चीज में हमें विकास चाहिए तो वो उसके लिए बहुत सारे विशेषज्ञों को पकड़ के बिठाते हैं। भाई ये काम करवाना है तो किस किस तरीके की योजनाएं निर्मित हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोगों के नेशनल लेवल पर वो तैयार होगी है, ठीक है। लेकिन बेटा जो योजना नेशनल लेवल पर तैयार हुई है उस योजना को हर राज्य तक पहुंचाने का काम हमारी एनडीसी करती है। यानी उस योजना में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हमारा एनडीसी ही करता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा कि इसके उद्देश्य क्या है एनडीसी के। तो एनडीसी के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य तो वही बेटा योजनाओं के लिए ये मुख्य रूप से काम कर रहा है। तो इसका पहला ही है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुनिश्चित करता है, यानी राज्यों को भी उस योजना में इंक्लूड करता है, क्योंकि विकास तो कहीं ना कहीं राज्यों का ही होना है, ओके। इसके बाद है कि राष्ट्र के स्रोतों और प्रयासों से योजनाओं को गतिशील बनाना, ओके। राष्ट्र के स्रोतों और प्रयासों से, राष्ट्र के स्रोत यानी हमारे पास कितने स्रोत हैं या हम लोग मिलकर कितना प्रयास कर सकते हैं, हम इस प्रयास के माध्यम से अपनी योजनाओं को किस तरीके से गतिशील बना सकते हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी एनडीसी की ही रहती है, ठीक है। इसके बाद आता बेटा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियां, यानी एक जैसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि भारत में कोई ऐसा क्षेत्र ना रहे जो योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाया या फिर जो विकास और तो कर गया और वो पीछे रह गया, ठीक है। तो जो भी आर्थिक विकास की रणनीतियां तैयार हो, एनडीसी पूरा ये ध्यान रखता है कि सभी क्षेत्रों में समरूप आर्थिक नीतियों का पालन किया जाए, ठीक है। तीव्र और संतुलित विकास के लिए प्रयास करना, तीव्र यानी बहुत तेज गति से विकास हो जाए, क्योंकि बेटा हमें आज़ाद हुए अब तो 70 का दशक शुरू हो चुका है, हमें 74 साल हो चुके हैं, ठीक है। अब इतना लंबा चौड़ा टाइम हमें आज़ाद हुए को भी हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग इस विकास के लेवल को नहीं प्राप्त कर पाए जिस पर आज हम अपने ऊपर बहुत बड़ा एक स्टैंप लगवा सकते थे कि हम लोग डेवलप हो चुके हैं, तो भारत सच में बहुत पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर भारत को गतिशील बनाना है, अगर उसे भी विकासशील देशों की प्रक्रिया में बहुत तेज गति से दौड़ाना है कि जल्दी से विकसित की लाइन में जाकर खड़ा हो जाए, तो इसके लिए तीव्र और संतुलित विकास की बेहद जरूरत है। बेटा संतुलित विकास यानी सभी स्टेट्स का, भारत के सभी हिस्सों का इक्वल विकास चलता रहे, ठीक है। इसका पूरा ध्यान एनडीसी रखता है। इसके बाद बेटा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना, सीधी सी बात है। अगर हमारी योजनाएं जो लागू हो रही हैं वो संतुलित रूप से लागू होंगी, अगर वो सफल तरीके से लागू होंगी, तो सीधी सी बात है बेटा कि लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो भाई जीवन स्तर में तो अपने आप सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों के जीवन में, जीवन स्तर में सुधार हो, इसका भी प्रॉपर ध्यान हमारी एनडीसी रखती है। प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देती है। अब अगर विकास के रास्ते पर हम हो ही लिए हैं,
हमारी इनकम अगर बढ़ने ही लगी है, हमारा जीवन स्तर अगर अच्छा होने ही लगा है, तो सीधी सी बात है भाई, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गया है। ठीक है, तो उस प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ावा देने का काम एनडीसी करता है। इसके बाद बेटा एनडीसी के काम, अगर ये सारा पोर्शन समझ में तुम्हें आ गया है तो एनडीसी के काम समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसके काम में सारी वही चीजें जो आपने यहाँ और यहाँ पढ़ी है। ठीक है, आप भी ये कहोगे कि मैम ठीक बोल रहे हो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम योजनाओं के निर्माण में दिशा निर्देश निर्धारित करना कि कौन सा काम कैसे करना और कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, यानी स्टार्टिंग में जो नियम बनाए जा रहे हैं वो हमारे एनडीसी के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। योजना आयोग ने जो तैयार की है योजना, ठीक है, उन योजनाओं पर विचार करना कि जो योजनाएं तैयार कर रही हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो योजनाएं कहाँ तक, किस लेवल तक, किन किन राज्यों तक पॉजिटिविटी देने का काम करेंगी, कहाँ कहाँ पर उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकते हैं। तो ये सारी सोच विचार की जिम्मेदारी भी हमारी एनडीसी की है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संसाधनों का अनुमान लगाती है कि भाई अगर हम लोगों ने कृषि क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं तो हमें इनके लिए काम करना, और काम करने के लिए हमें इतने 1000 करोड़ रुपए चाहिए। क्या वो इतने 1000 करोड़ रुपए भारत जुटा सकता है? ठीक है, तो यानी कि योजना को किस तरीके से लागू किया जाए, उसके लिए कौन कौन से संसाधन चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, वो सारी की सारी हेडेक भी एनडीसी ही उठाती है। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के सवालों पर विचार करना, ये बात भी सीधी सी बेटा कि जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के सवालों पर विचार करना कि हमने जो योजनाएं बनाई हैं उन योजनाओं के माध्यम से हमारे समाज पे, हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर और हमारे समाज पर इसका क्या असर होने वाला है। अगर वहाँ रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो भाई देश का विकास 100% होगा, और बाई चांस हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक स्तर को या इन पहलुओं के लिए अगर कोई काम नहीं कर पाई तो हमारी योजना में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो ये सब तय करने का काम भी एनडीसी ही करती है। पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति पर समय समय पर विचार करना, पंचवर्षीय योजनाओं की प्रगति पर, यानी जब पंचवर्षीय योजनाएं चल रही होती हैं तो बीच बीच में एनडीसी चेक करता रहता है कि जिस उद्देश्य को लेकर काम की शुरुआत कराई थी क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, या जो पैसा लग रहा है वो कहीं अलग एंगल से तो खर्च होकर नहीं निकल रहा। जिस तरीके से योजना बनाई थी उस तरीके से योजना पर प्रॉपर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, यानी कि ये सारी चीजें चेक करने का काम एनडीसी का ही रहता है। यानी कि योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को किस तरीके से बढ़ाकर 5 साल तक चला सकती है, कैसे उसे सेट कर सकती है, कैसे लोगों को फायदा मिल सकता है, कैसे देश का विकास हो सकता है, यानी जो लंबा चौड़ा हेडेक पालने वाली चीज है वो सारी एनडीसी को सौंप दी गई है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, जल्दी याद हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद बेटा एनडीसी का महत्व क्या है, सीधे भाई एनडीसी बनने के बाद प्रत्येक एंगल से देश का विकास ही हुआ है, देश का विकास ही हुआ है। सेंट्रल और स्टेट इन दोनों के बीच कार्यों का बैलेंस ही बना है। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने में आसानी भी हुई है, लोगों के इनकम में बढ़ोतरी भी हुई है, जिससे देश का विकास और ज्यादा प्रभावी हो गया है। यानी जितनी इसकी तारीफ करो बेटा उतनी थोड़ी है। ठीक है, तो ये था बेटा तुम्हारा एनडीसी, और अब करेंगे हम लोग नीति आयोग। ओके,
अब बेटा हमारा जो नेक्स्ट है वो पोर्शन शुरू होता है। जैसे एनडीसी हम लोगों ने पढ़ी, तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग में सबसे पहले तो बेटा हम लोग नीति आयोग को अलग अलग वर्ड्स में ही डालकर इसके फुल फॉर्म को पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात एग्जाम में इसी तरह आता है। ठीक है, कि नीति क्या है, नीति को विस्तारित रूप से लिखिए या इसकी फुल फॉर्म लिखिए। तो इसमें एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, आई फॉर इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है नीति आयोग की। दूसरी बात बेटा, नीति आयोग को योजना आयोग की जगह बनाया गया है, यानी कि जो 65 साल पुराना योजना आयोग था हमारा, उस योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह अब नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया है। ठीक है, तो योजना आयोग का स्थान लिया है आप लोगों के नीति आयोग ने। हमारा योजना आयोग 65 साल पुराना था बेटा। ठीक है, जो आप लोगों का नीति आयोग है ये योजना आयोग जो था वो 13 अगस्त 2014 को समाप्त हुआ था। ठीक है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। ठीक है, इसकी उद्घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई थी। ओके, इसके बाद आता है बेटा कि जब इसके खात्मे की उद्घोषणा कर दी गई तो नीति आयोग के बनने की घोषणा भी उसी दिन होगी थी, और हमारे इस नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हो गया था। ठीक है, यानी 15 अगस्त 2014, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया और इसने काम शुरू कर दिया। ये नीति आयोग भी एनडीसी की तरह आप लोगों की संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था का मीनिंग होता है बेटा कि जो संविधान में नहीं है, संविधान में लिखित नहीं है, लेकिन देश के विकास के लिए बनाई हुई है, सलाहकारी निकाय है। ठीक है, संविधानेतर और सलाहकारी निकाय के रूप में आज भी हमारा नीति आयोग काम कर रहा है। ये मेन बात ये आती है कि नीति आयोग को लाने का मेन रीजन क्या है। नीति आयोग को लाने का मुख्य रीजन है, मुख्य कारण है वैश्वीकरण। क्योंकि बेटा जैसे जैसे विश्व लेवल पर वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे धीरे धीरे करके अगर हमें विकसित के रास्ते तक पहुंचना है तो हमें साथ साथ दौड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, और साथ साथ दौड़ने के लिए बेहद जरूरी है कि हम लोग अपने पैरों को उतना ही तेज गति से बढ़ाएं जितना तेज गति से विश्व चल रहा है, और योजना आयोग के माध्यम से ये संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए ही योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है कि देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी स्थितियों में आज के टाइम में परिवर्तन आ चुका है। इस बात को तो सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हर एंगल पर 1947 का भारत और 2020 का भारत, दोनों में रात दिन का अंतर आ चुका है। और इन बदली हुई परिस्थितियों से अगर हमें लाभ प्राप्त करके विकास के रास्ते पर चलना है तो हमें पुरानी चीज़ों को छोड़कर नए की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब है भैया कि नीति आयोग की संरचना क्या है। भाई इसकी संरचना में 2 बातें तुम्हें महत्वपूर्ण तौर पर डालनी पड़ेंगी। एक तो ये कि इसका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, पदेन प्रधानमंत्री ही होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हर एक जितने भी तुम्हारे राज्य हैं, 28 राज्य आप लोगों के, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके सभी के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, विभिन्न स्तर पर सीईओ सचिव भी होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है बेटा, आप लोगों के लेवल के लिए ये 2-3 चीजें याद रखनी बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है बेटा नीति आयोग की मुख्य विशेषताएं कि आखिरकार ये जो नीति आयोग है इसके बनने से क्या क्या अच्छा होने वाला है।
ठीक है, ये इसमें ऐसी कौन कौन सी अच्छी अच्छी खूबियां है जिसके कारण हमने इसको अपनाया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बेटा, एक प्रबुद्ध मंडल के रूप में, प्रबुद्ध मंडल होता है थिंकिंग यानी थिंक, सोचने वाला एक मंडल जो देश को हर एंगल से, हर लेवल पर सोचकर आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रबुद्ध मंडल के रूप में काम करता है। इसीलिए जो नीति आयोग है ये और आयोगों से बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करता, भाई साथ साथ संघवाद यानी स्टेट और स्टेट, सेंटर और स्टेट, सभी को इक्वल लेकर इक्वल तरीके से काम कराने में ये नीति आयोग सक्षम है। ठीक है, इसीलिए कहता है सहकारी साथ साथ आकर विभिन्न राज्यों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि मैंने यहीं पर आप लोगों को संरचना वाले पोर्शन में ही बताया था कि विभिन्न राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं, यानी सभी राज्यों के लिए, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए काम करता है, सब मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं। तो सीधी सी बात है बेटा कि संघवाद की रूपरेखा यहाँ पर ज्यादा मजबूत मिलेगी क्योंकि सब साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद है सशक्त देश के लिए राज्यों को मजबूत करता है। जब सभी राज्य इसके मेंबर बन ही जाएंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके मेंबर बन ही जाएंगे, तो भाई सीधी सी बात है कि राज्य मजबूत होकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और ये देश की एकता के लिए भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित हो जाएगा क्योंकि सभी राज्य अपने अपने लेवल पर अपने अपने विकास को डिस्कस करेंगे और उसी आधार पर उस राज्य के विकास की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो सीधी सी है भाई, देश की सुरक्षा और आर्थिक नीतियों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और जब सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो हम विकास ज्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा बेटा सामरिक क्षेत्र में नीतिगत कार्यक्रमों का दीर्घकालिक ढांचा भी यही तैयार करता है, यानी लंबे समय के लिए ढांचा तैयार कर देता है। जो काम हम पहले 5 साल में करते थे अब हम 15 साल में कर देंगे, लेकिन काम पूरा होगा और इफेक्टिव होगा। ठीक है, इसके बाद है बेटा दोनों में मेन रीजन क्या है। अब ये नीचे वाला सारा पोर्शन इन दोनों के बीच के डिफरेंस का है कि नीति आयोग में और योजना आयोग में आखिरकार डिफरेंस कहाँ है। ठीक है, तो नीति आयोग ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण रखता है। ऊर्ध्वमुखी मीन्स छोटे से शुरू करता है और बढ़ता 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 पूरे देश के विकास के लिए काम करेगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है ये, यानी ये स्थानीय लेवल से समस्या को पकड़ेगा और धीरे 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 करके नेशनल लेवल तक उस प्रॉब्लम को सुलझाते हुए देश का विकास करेगा, यानी कि बॉटम अप अप्रोचेस। ठीक है, बॉटम से उठाएगा, अप की तरफ जाएगा और पूरे देश के विकास में सहयोगी होगा। लेकिन योजना आयोग बेटा इस तरीके से काम नहीं करता था। काम तो ये भी करता था, लेकिन इसका काम करने का तरीका था, क्यों? योजना आयोग सेंट्रल लेवल पे बनता था। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती थी वो बनाती थी। अब ये सेंट्रल से धीरे 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 करके नीचे के विकास के कार्यों में आता था, जो कि प्रभावशाली नहीं था। ठीक है, इसीलिए नीति आयोग ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि वो नीचे से पकड़ता है और धीरे धीरे सभी राज्यों को साथ लेते हुए विकास करता हुआ देश को विकसित करने के रास्ते पर चलता है। ठीक है, जो ये हैं आप लोगों के बेटा सारे नीति आयोग के हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं ये कि इसमें नीति आयोग में निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाता है, लेकिन योजना आयोग में केंद्रीय स्तर पर। नीति आयोग में राज्यों की आवश्यकता अनुसार ही काम होता था बस, यानी सेंट्रल लेवल पे होता था तो सिर्फ जो आवश्यकता होती थी राज्यों को सिर्फ वो काम करवाए जाते थे, लेकिन नीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सॉरी, नीति आयोग में हर राज्य की आवश्यकता को बहुत ध्यान रखा जाता है, लेकिन योजना आयोग में केंद्र की भूमिका ज्यादा होती थी और सभी के लिए एक जैसी योजनाएं होती थी, चाहे किसी राज्य का कितना ही विकास हुआ हो। ठीक है, सहकारी संघवाद को मजबूत बनाता है तुम्हारा नीति आयोग, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल की भूमिका ज्यादा रहती थी, केंद्र सरकार की भूमिका योजना आयोग में हमेशा ज्यादा रहती थी। और
नीति आयोग में राज्यों की समान भागीदारी है, सब मिलकर काम करते हैं, सब अपने लेवल से काम शुरू करते हैं, अपने लेवल से विकास शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्यों की भूमिका हमेशा कमी थी, क्योंकि इनकी सुनता नहीं था, सब कुछ सेंट्रल लेवल पे होता था। और नीति आयोग में निधि आवंटन नहीं होती है, पैसों का कोई लेन देन यहाँ नहीं होता है। लेकिन योजना आयोग को ये पावर दे रखी थी कि योजना को पूरा कराने के लिए इतना पैसा यहाँ रखो, इतना पैसा यहाँ रखो, ठीक है। योजना और गैर योजना बजट आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। तो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को अपने नीति आयोग में याद करनी पड़ेंगी। और ये नीति बस एक चीज सबसे मेन है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हर एंगल से देश को हर तरीके से विकास देना, हर तरीके से देश को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक हर लेवल पर अप बनाना, यानी भारत को एक विकसित देश के लाइन में पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। मेरे हिसाब से नीति आयोग बहुत अच्छे से समझ में तुम्हें आ भी गया होगा, ठीक है।